बहुत बढ़िया धनंजय काका। विराज पूरी तरह से सेटिस्फाइड तो था, लेकिन उसकी तरफ से अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। विराज ने तुरंत ही कहा, ध्यान रहे धनंजय काका, रुपेश को स्विमिंग पूल में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त आज अपनी जिंदगी के अकेले मजे ले और हम सभी उसे मजे लेते हुए देखें। आप बिल्कुल परेशान मत होइए छोटे मालिक, सारा बंदोबस्त हो गया है। धनंजय काका ने भी अपने उचित काम का इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन दूसरी तरफ रुपेश का चेहरा देखने लायक था, जो धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। विराज की बातें सुनकर रुपेश घबरा गया था। रुपेश ने किसी बुरे सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उसका भद्दा सा मजाक उसी पर भारी पड़ेगा। यही कारण था कि अब रुपेश की हालत खराब हो रही थी और उसके शरीर के हाव भाव भी पूरी तरह से बदलने लगे थे। रुपेश की आंखों में डर नजर आ रहा था और उन डरी हुई आंखों से रुपेश ने अपने पिता अविनाश सिंघल को देखा, जो चीख चीख कर कह रही थी कि आने वाले कोहराम को रोक लिया जाए। लेकिन अविनाश सिंघल का हाल तो कुछ और ही बयान कर रहा था। तुरंत ही रुपेश के पिता ने अपना मुंह खोला। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुमने विराज साहब की बात नहीं सुनी? तुम्हारी इच्छा थी ना वो सब करने की, तो चलो अब तैयार हो जाओ, कपड़े उतारो और पूल में जाने की तैयारी करो। डैड, मैंने वो सब यूं ही। रुपेश ने अपने पिता अविनाश सिंघल के सामने बात रखनी चाहिए, लेकिन अविनाश सिंघल ने तुरंत ही उसे टोकते हुए कहा, क्या बच्चों जैसे डैड कर रहे हो? विराज साहब ने तुम्हारे लिए इतना इंतजाम किया है, अब अगर तुमने विराज साहब की बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा डैड नहीं हूं। रुपेश नहीं जानता था कि उसके पिता अविनाश सिंघल की गर्दन पर जिंदल ग्रुप और विराज जिंदल की तलवार लटक रही थी। वो चाहकर भी इस काम में अपने बच्चे की मदद नहीं कर सकते थे। उनके मन में तो बस सिंगल कॉर्पोरेशन को बचाने की स्ट्रैटेजी चल रही थी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अब कोई स्ट्रैटेजी उनके काम नहीं आने वाली थी। रुपेश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब हो रहा है, लेकिन उसका भ्रम जल्दी टूट गया जब जिंदल ग्रुप के बॉडीगार्ड उसे कपड़े बदलने के लिए चेंजिंग रूम में ले गए। दूसरी तरफ वर्कर्स ने स्विमिंग पूल का काम लगभग खत्म कर दिया था और स्विमिंग पूल को आइस क्यूब्स वाले पानी से भरने लगे। तो ये नजारा देखकर बाकी के बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हवा के झोंके के साथ जब पानी की बौछार उड़ने लगी तो सभी को ठंड लगने लगी थी। हाँ, ये सच था कि गर्मी का मौसम अपने चरम पर था, लेकिन इतने ठंडे पानी में जाना, रुपेश ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी थी। कल यूनिवर्सिटी में हुए सीन को देखकर रुपेश ये कह रहा था कि विराज ने कुछ एक्टर्स को हायर किया था, तो आज इस सीन को देखकर अब रुपेश क्या कहने वाला था? क्या रुपेश को अब यकीन हो गया था कि विराज जिंदल बहुत अमीर है? जैसे ही रुपेश स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बाहर आया, उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा था। स्विमिंग पूल का काम खत्म हो गया था। स्विमिंग पूल के ऊपर बर्फ तैर रही थी। तभी रुपेश ने देखा कि एक सर्वेंट ने स्विमिंग पूल के बाहर कोका कोला के 10 कैन रख दिए हैं। ये देखकर मन ही मन रुपेश को अपने मजाक पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। रुपेश को देखकर विराज ने तुरंत ही कहा, रुपेश के साथ अगर और भी कोई स्विमिंग पूल में जाना चाहता है तो जा सकता है, उसे कंपनी मिलेगी। धनंजय काका ने सभी के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम का इंतजाम किया है, मजे करो दोस्तों। विराज की बात सुनकर और रुपेश की हालत देखकर वरुण का सर चकराने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी और देखते ही देखते एक बार फिर वो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। इस इंसिडेंट को देखते हुए जानवी की नजर तुरंत ही विराज पर गई, लेकिन दोनों के मुंह खामोशी रहे। चूंकि जानवी क्लास लीडर थी, इसीलिए सभी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसकी थी। कुछ क्लासमेट्स की मदद से जानवी वरुण को विला के अंदर ले गई। माहौल पूरी तरह शांत हो गया था, लेकिन विराज ने इस शांति को तोड़ते हुए अविनाश सिंघल से पहली बार डायरेक्ट बात की। चेयरमैन सिंघल साहब, आप बहुत ही स्मार्ट हैं और आपकी स्मार्टनेस को देखते हुए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। मैं आपके सिंघल कॉर्पोरेशन को खरीदना चाहता हूं और उस पर जिंदल ग्रुप का ठप्पा लगाना चाहता हूं। क्या आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं? विराज की बात सुनकर एक सेकंड के लिए अविनाश सिंघल पूरी तरह से सकपका गए और शांत मुद्रा में विराज की बातों को अपने दिमाग में सोचने लगे। थोड़ी देर सोचने के बाद अविनाश सिंघल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी में मेरे शेयर्स का हिस्सा वैसा का वैसा ही रहे।
धनंजय काका विराज के ठीक बगल में खड़े थे और उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अविनाश सिंघल की डिमांड सुनकर उन्हें कुछ अटपटा सा लगा। चूंकि ये विराज के लिए एक टेस्ट था, इसीलिए धनंजय काका ने अपना मुंह नहीं खोला और विराज के बोलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही विराज ने अविनाश सिंघल की बात सुनी, वैसे ही उसके दिमाग में कुबेर का सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जो सिंघल कॉर्पोरेशन की सारी इंफॉर्मेशन निकालने लगा। और जल्द ही सिंघल कॉर्पोरेशन के सारे डेटा को कुबेर के सिस्टम ने समझ लिया था। जिंदल ग्रुप को खरीदने के बाद उस कंपनी में आपके स्टेक होना ये पॉसिबल नहीं है। एक बार आपकी कंपनी को जिंदल ग्रुप ने खरीद लिया तो उसकी मार्केट वैल्यू आसमान छूने लगेगी और आपके 40% शेयर्स जो सिंगल कॉर्पोरेशन में है, वो सिंगल कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट रूल आउट कर सकते हैं, जो कि मैं होने नहीं दूंगा चेयरमैन साहब। कुबेर के सिस्टम ने विराज को सिंगल कॉर्पोरेशन की हकीकत से रूबरू करवा दिया था और विराज भी पूरी टशन के साथ बिजनेस के खेल को अपनी मुट्ठी में करने में लगा हुआ था। विराज साहब, बात तो आपके पते की है, लेकिन फिर इस डील में मेरा क्या फायदा होगा? अविनाश सिंघल ने दिल खोलकर अपनी लाचारी विराज के सामने रख दी थी। इसमें आपका क्या फायदा होगा? मैं बताता हूँ आपको। मैं आपके सारे शेयर्स को आज की रेट से 2 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदूंगा और आपको ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि सिंगल कॉर्पोरेशन की डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथों में होगी। यू विल बी द फर्स्ट पर्सन इन डिस्कशन मेकिंग। कहिए, अब क्या कहते हैं आप? बिजनेस की सारी स्ट्रैटेजीज को समझते हुए, या फिर यूं कहें कि कुबेर के सिस्टम की मदद से विराज ने अविनाश सिंघल को एक तरीके से अपने चंगुल में फंसा लिया था। विराज की बात सुनकर अविनाश सिंघल का मन भंवरे की तरह गुनगुनाने लगा था। अविनाश सिंघल ने सोचा कि विराज जिंदल नया नया अमीर बना है, उसे बिजनेस के मामले में क्या ही आता होगा और वो क्या ही सिंगल कॉर्पोरेशन को खरीदने की कीमत देगा। लेकिन विराज की बात सुनकर अब अविनाश सिंघल को लगने लगा था कि ये लड़का बिजनेस को समझने में पूरी तरह से होशियार है और अविनाश सिंघल के मन में अब और भी ज्यादा लालच आने लगा था। विराज को एक बार और टेस्ट करने के लिए अविनाश सिंघल ने नकली आंसुओं का सहारा लिया और अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, विराज साहब, ये सिंगल कॉर्पोरेशन मेरे बच्चे की तरह है। मैंने इस कंपनी की शुरुआत स्क्रैच से की और उसे ऊंचाइयों तक ले गया। मैंने पैसा बनाने के लिए कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे थे। इस कंपनी की मेरे बच्चों से भी रिश्तेदारी है, तो क्या आप रुपेश को भी? इससे पहले कि अविनाश सिंघल अपनी पूरी बात रख पाते, विराज जिंदल ने छींकते हुए उनकी बात को मुद्दे से काट दिया और अपने चेहरे पर गुस्से की चादर ओढ़ते हुए कहा, तुम्हारा बेटा अभी स्विमिंग पूल में ठंड के मजे ले रहा है। ज्यादा देर हुई तो नतीजा तुम्हारी आंखों के सामने होगा। रही बात मेरे प्रपोजल की, तो वो मैं तुम्हारे सामने रख चुका हूँ। अब या तो तुम खुशी खुशी मुझे सिंगल कॉर्पोरेशन दे दो, या फिर धनंजय काका को बोलकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के होश ठिकाने लगा देता हूँ। चॉइस इज योर्स। जल्दी सोच लो, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। कितना कमीना लड़का है, अविनाश सिंघल ने मन ही मन कहा और उसके बाद विराज के प्रपोजल पर सोच विचार करने लगे। अविनाश सिंघल चतुर खिलाड़ी थे और वो अच्छी तरह से जानते थे कि जिंदल ग्रुप से दुश्मनी लेने का क्या नतीजा हो सकता है। इसलिए तुरंत ही उन्होंने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान डाली और विराज को देखते हुए बोले, विराज साहब, मैं खुशी खुशी आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। विराज के मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं आया। अपने टशन को हाई लेवल पर रखते हुए विराज ने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया और तुरंत ही बॉडीगार्ड्स अविनाश सिंघल को विला से बाहर ले गए। विराज ने धनंजय काका के टेस्ट में और कुबेर सिस्टम के मशीन में एक कदम आगे बढ़ा लिया था, जिसे देखकर धनंजय काका काफी खुश थे। छोटे मालिक, आपके काम करने का अंदाज बड़े मालिक से काफी मिलता जुलता है। एकदम यूनिक तरीके से आप लोगों की लेते हैं। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है। इससे पहले कि धनंजय काका अपनी गलती सुधार पाते, विराज ने मुस्कुराते हुए हाथ दिखाते हुए उन्हें रोका और अपना मुंह खोलते हुए कहा, धनंजय काका, पहले स्विमिंग पूल से रुपेश को बाहर निकाला जाए। डील हो गई है, अब उसकी और क्लास लेने में कोई मजा नहीं है। इसी के साथ विराज और धनंजय काका दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। विराज की बात सुनकर बॉडीगार्ड्स तुरंत ही काम पर लग गए थे, लेकिन विराज का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसका वर्क मोड फिर से ऑन हो गया था। धनंजय काका को देखते हुए विराज ने बाकी बची 9 कंपनियों के नाम बोले और उसके बाद धनंजय काका को आदेश देते हुए कहा, इन सभी 9 कंपनियों के रिकॉर्ड निकालिए, सभी को जिंदल ग्रुप में शामिल करो और अगर कोई नहीं माने तो उसे निचोड़ते हुए मेरे पास लाया जाए।
विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर धनंजय काका की स्माइल और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी। विराज के हुक्म की इज्जत करते हुए धनंजय काका उसके सामने हल्का सा झुके और विराज के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए विला से बाहर की तरफ निकल पड़े। अब विराज के पास कुछ खाली समय था और विराज इस ट्रिप को खुशी खुशी एंजॉय करना चाहता था। लेकिन जैसे ही विराज की नजर रुपेश पर पड़ी, जिसे स्विमिंग पूल से अभी अभी बाहर निकाला था, तो विराज अपनी हंसी रोक नहीं पाया और रुपेश को गुस्से की नजर से देखते हुए बोला, पैसा होना कितनी अच्छी बात है ना, आज तुम समझ ही गए होंगे। ये कहने के बाद विराज ने रुपेश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और दोपहर से लेकर शाम तक इस ट्रिप का पूरा लुत्फ उठाया। ट्रिप के खत्म होने के बाद विराज का मूड काफी अच्छा था। लोनावला से मुंबई का सफर विराज ने सभी क्लासमेट्स के साथ बस में किया। लेकिन मुंबई आने के बाद विराज ने सभी को अलविदा कहा और वो अपने रास्ते चला गया। क्या इस ट्रिप के बाद जानवी के मन में विराज को लेकर कुछ अलग फीलिंग्स आएंगी? क्या विराज जानवी के मन से उतर जाएगा या फिर उसके दिल में उतर जाएगा? आगे क्या होगा? विराज के आने वाले दिन उसे और क्या क्या दिखाने वाले थे? विराज आने वाली समस्याओं से कैसे निपटने वाला था? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।